अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। नैब के तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 1 अरब कुछ करोड़ रुपए जुर्माना हो गया है। पाकिस्तान को जो तोहफ़े मिले थे बतौर वज़ीर आज़म, उनको उनकी अंडर इनवॉइसिंग, उनको आगे बेचना, इस हवाले से आमदन से ज़ायद असासे, एम्बेजलमेंट, इन सब जो इल्ज़ामात हैं उन पर उनको 14 साल कैद और जुर्माना हुआ है। इसके साथ साथ वो 10 साल के लिए पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत के लिए भी नाअहल हो गए हैं। एक रोज़ कबल उन्हें 10 साल कैद साइफ़र में हुई थी, आज 14 साल कैद हो गई है। इस तरह 2 दिन में 2 मुकदमात में उन्हें लंबी सज़ाएँ दे दी गई हैं। इस सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद ख़ान और हमसे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आपको एक्सपेक्टेड था कि ये फ़ैसला एक दिन बाद नया फ़ैसला आ जाएगा, या आपके ख़्याल में था कि वो एक फ़ैसला 8 फरवरी तक काफ़ी है? मेरा तो ख्याल है कि वो जो 10 साल की सज़ा हुई थी वो कम से कम 8 फरवरी को भुगताने के लिए काफ़ी थी, लेकिन हमारे जो इदारे हैं उनके कोई इरादे कुछ और लगते हैं, तो आज ये एक नया फ़ैसला आ गया। इस फ़ैसले के बाद मुज़म्मिल मैंने लोगों से कुछ बात भी की, कुछ उनकी राय भी सुनी मैंने, और जैसा कि मैंने कल कुछ बातें की थी, आज मुझे अनफॉर्चुनेटली उनको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि कल जो हुआ आज भी उससे मिलता जुलता ही ये वाक़या है। तो कानून की बारीकियों में पढ़ने की बजाय कानूनी एतबार से तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये ज़्यादातर राय जो मैंने सुनी है, हो सकता है कि वो गलत हो, वो तो यही है कि जिस तरीके से ये फ़ैसले आए हैं ये अपील प्रोसेस के अंदर ये शायद कायम ना रह सकें। लेकिन बहरहाल वो तो देखने की बात है कि कब अपील का वक्त मिलता है, कब अपीलें चलती हैं, कितनी देर चलती हैं और फिर उनके क्या फ़ैसले आते हैं। और वो अपील का प्रोसेस जो है वो भी एक मल्टी टीयर्ड प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही अपील आपको होती है। सो वो तो बात की बात है, लेकिन बुनियादी तौर पे वही जो मैं कल कह रहा था कि ये कानून का मसला है ही नहीं है, ये एक सियासी दंगल है। और इसमें कानून को घसीटना बिल्कुल ऐसे है जी जैसे 2 पहलवानों के बीच में दंगल हो रहा है और आप एक ऑब्ज़र्वर जिसको आपने ज़बरदस्ती अंपायर का दर्जा दिया हुआ है, आप सारा तज्ज़िया और अपना जो कमेंट्स हैं और सारा तबसरा जो है अपना, वो आप उस ऑब्ज़र्वर कम अंपायर के ऊपर मरकूज़ कर दें। और ऐसे सियासी दंगलों में हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है, कानून की हैसियत एक ऑब्ज़र्वर से ज़्यादा की नहीं होती। एक ऐसा ऑब्ज़र्वर जिसको वक्तन फ़वक्तन तोड़ मोड़ कर इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है ना। ये परसेप्शन भी है और हमने इसकी हकीकत अपनी सारी की सारी तारीख़ में भी देखी है। तो इसको एक सियासी दंगल के तौर पर ही लेना चाहिए, जिसके अंदर एक पहलवान, एक ऐसी सियासी जमात है जिसने अपने मकबूलियत के नशे में आके ये समझ लिया कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत उकसा सकती है, या पाकिस्तान की रियासत जो है उसके जो सबसे मजबूत इदारा है उसकी जड़ें हिलाकर वो अपनी जगह बना सकती है। उसका अंदाज़ा गलत निकला और अब उसको वो भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हमारा वो रियासती इदारा है जिसको माजी में हमने देखा है कि ये नहीं कि वो सियासतदानों के साथ जो दाव पेच उसको खेलने पड़ते हैं, उसमें कभी उसको पीछे भी हटना पड़े तो वो फिर से आगे बढ़कर उस मामले को आगे नहीं चलाता है। बड़ी दफ़ा रास्ता रोके गया पाकिस्तान में इन सियासतदानों का। मौजूदा इंतखाबी मैदान के अंदर भी जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान हैं उन्होंने माजी में उसको भुगता है, लेकिन हमेशा हमने देखा कि कोई ना कोई सियासी हल निकल आता है जिसके सामने फिर कानून की हैसियत वही रह जाती है कि वही कानून होता है, लेकिन एक दफ़ा जो उसके फ़ैसले हैं जिनको सब लोग कह रहे थे, या कम अज़ कम जिसके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला आता है उसके मुखालफिन कह रहे होते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, उन्हीं फ़ैसलों को उल्टा दिया जाता है। और जो फिर उनके हमायती होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी अब जाकर हमें इंसाफ मिला है। लेकिन ये कब होता है, ये कानून जो है ये कब अपना रास्ता बदलता है और कोरोना वायरस की तरह एक अपना नया वेरिएंट पैदा कर देता है जो कि एक चीज़ उसी चीज़ को मुख्तलिफ नज़र से देख कर एक मुख्तलिफ फैसले पर पहुँचता है, वो तब होता है जब कोई सियासी सुलझाव इस मामले का निकलता है।
अभी तक हमने देखा कि इन दो बड़े पहलवानों के अंदर दोनों अपनी अपनी जगह पर कायम हैं, और अगर एक की ख्वाहिश है कि दूसरा उससे बात करे तो दूसरे में ये ख्वाहिश नहीं है। हो सकता है कि 8 फरवरी को ये सूरत हाल बदल जाए, एक दफ़ा नई पार्लियामेंट वजूद में आ जाती है, हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाता है, तो फिर ये डायनामिक जो है इसमें थोड़ी सी तब्दीली आए, बातचीत का सिलसिला शुरू हो और इस सियासी दंगल का कोई सियासी फैसला निकले। इस वक्त तक तो इसको अगर हम कानून के पैमाने पर परखने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही हवाई फायरिंग होगी, वो एक बेमानी लग और लयानी किस्म की बात होगी। जी मुज़म्मिल साहब। अंबर, वो कहते हैं सियासी दंगल है, और अगर ये सियासी दंगल है तो फिर कल जब नवाज़ शरीफ की सज़ाओं पर गुलाब जामुन खाए जा रहे थे तो ये याद नहीं था कि सियासी दंगल में मेरी बारी भी आ जाएगी और फिर दूसरे गुलाब जामुन खाएंगे। तो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करो, सजना भी मर जाना है। तो आज वो आज वो गुलाब जामुन इमरान खान को अडियाला जेल में याद आ रहे होंगे। अगर हम AI जनरेटेड इमेज या वीडियो बना सकते हैं तो शायद आप जैसे लोग जो है वो एक ऐसी इमेज भी बना दें जिसमें वो गुलाब जामुन याद कर रहे होंगे। वो जैसे स्पीच बबल होता है, उसमें गुलाब जामुन होते हैं। मेरे ख्याल में कि मैं इस हवाले से मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मैंने तो आमिर साहब की बात को आगे बढ़ाया है, मैंने उसका रिबटल नहीं किया आमिर साहब की बात का, मैंने तो उसको आगे बढ़ा के आपको फुल टॉस दिया। आपने अपना बड़ा कंट्रोल किया, मुज़म्मिल, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ आपके कंट्रोल का। लेकिन लग रहा है कि आप खुद गुलाब जामुन के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, आपका मेरे ख्याल में जो सवाल है, मैं अगर समझ पाई हूँ, ये कहने का मकसद है कि ये मकाफात अमल है। उस वक्त जब खुशियाँ मनाई जा रही थी और मिठाइयाँ खाई जा रही थी, ये भूल गए थे कि आगे पाकिस्तान की सियासत में अगर आप इफ़ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ पावरफुल पीपल तो फिर आप भी जेल के पीछे होंगे और गुलाब जामुन कोई और खा रहा होगा। मेरे ख्याल में आप कहने का यही मकसद है। अब देखें, अब इस वक्त भी आप देखें कि जिन नहीं, ये आमिर साहब के कहने का मकसद था, मेरा नहीं है। मैंने अपनी राय भी देनी है, ये आमिर साहब का मकसद था जो मैंने आप तक पहुंचाया। मैं अपनी राय बाद में दूंगा। देखिए, मैंने तो गुलाब जामुन की बात ही नहीं की थी यार, मैंने तो सिर्फ ये कहा था ये सियासी दंगल है। तो मैं जी हम प्लीज कह रही हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मतलब अब मैं इससे आगे अब इस बात को आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ, मुझे बताएं कोई क्या सवाल है। क्योंकि देखिए, मुसलसल 2 दिन फास्ट ट्रैक हुए ये केसेस, इलेक्शन से पहले हुए। इसमें मैं ये भी कहूँगी कि इस जल्दबाजी के नतीजे में अगर कोई कह भी सकता था कि ऐसा केस है जिसके सबूत हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस हो सकता था, लेकिन क्योंकि कहीं कहीं जो 342 का जो बयान होता है वो उसका रिकॉर्ड नहीं करवाने दिया गया, वकील गैर हाजिर होते हैं, उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि पैगाम ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर पहले इमरान खान के लिए 10 साला मंसूबा बनाया गया था, पैगाम ये है कि अब इमरान खान के खिलाफ 10 साला मंसूबा बनाया गया है। उनको सियासत से बाहर रखना है और बहुत देर तक रखना है, क्योंकि ये जो कानूनी सुकम है, ये जो हक़ दिफा नहीं दिया गया, जो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, ये अपील में जा सकता है, ओवरटर्न हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन कितनी जल्दी होगा ये तो हमें भी पता है कि अपीलें बहुत देर लगाती हैं। नवाज शरीफ के केस में भी हमने देखा। तो सबसे पहले ये एक है। दूसरी बात यह है कि अक्सर बार बार हम कहते हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में उसकी किस्मत यही होती है कि वो उसको फांसी दी जाती है, जेल हो जाती है, वो एग्जाइल में चले जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ख्याल आ रहा था कि ये ऐसे केसेस भी हैं, जैसे तोशा खाना का ख़ास तौर पे मैं ऐसा केस है जिसमें इमरान खान जब खुद हुकूमत में थे तो उनके वो ये अवाम तक मालूमात नहीं पहुंचाने देना चाहते थे। उनको मालूम था कि शायद कि ये ऐसी मालूमात है जिसकी उनसे उनकी साख और कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ख़राब हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बहुत अरसे बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर हम एक मिसाल ले लें, नवाज शरीफ को मिसाल ले लें,
तो इमरान खान ऐसे वज़ीर आज़म है जो एक तरह से खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इक़्तिदार में रहकर तो ये केसेस उनके ख़िलाफ़ नहीं चले थे जैसे उन दोनों के ख़िलाफ़ चले थे। इक़्तिदार के बाद जब वो शायद उनके पास उनके ख़िलाफ़ ये केसेस चले हैं, तो ये दूसरा मैं समझती हूँ कि मैंने जो भी देखा है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, बार-बार सवाल ये हो रहा है वोटर कितना मुतहर्रिक होगा, नहीं होगा, सपोर्टर होगा या नहीं होगा। मेरे ख़्याल में कि ये अब बेमानी बात हो गई है, क्योंकि जो मैंने कहा था कि इससे वाज़ेह जो एक पैगाम जा रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को फ़िलहाल सियासत से बाहर रखना है। आगे इमरान खान साहब खुद किस हद तक बार-बार जो बातचीत की पेशकश करते हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन वो बातचीत को तैयार नहीं है। अब ये जो एक गौहर अली खान जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इन द फील्ड है, वो कुछ और बात करते हैं, इमरान खान साहब कुछ और बात करते हैं। क्या ये मिलकर कुछ अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं, सियासी रास्ता निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल में कि अब अगला मरहला ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक तो इमरान खान डटे हुए हैं और वो सिर्फ और ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है, लग रहा है कि वो बातचीत करने को तैयार है। देखें अंबर, पहली बात तो ये है कि हम गलत कंपैरिजन मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ ना किया जाए। जिन वज़राए आज़म की आपने बात की उनको या तो गैर आइनी तरीके से हटाया गया या उनको जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए सज़ाएँ दी गई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बग़ैर। किसी को सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त तौहीन अदालत में सज़ा दे दी गई, किसी के आप सदर को के ख़िलाफ़ ख़त लिखते हैं जबकि सदर को इम्यूनिटी है, किसी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में GIT बना के आपने एक मॉनिटरिंग जज लगाया जिसकी कानून और आइन में गुंजाइश नहीं है। और एक जगह आपने कहा कि वो ट्रायल चला है, ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई है और वो उसमें क्या कानूनी हुक्म है ये तो अपील से बात सामने आएगी। लेकिन अब अगर एक मुलज़म 342 का बयान ना दे अदालत के बुलाने पर, तो क्या अदालत उस मोहताज है उस 342 के बयान की कि जब तक वो नहीं आएगा वो फ़ैसला नहीं करेगी और वो अदालत को हॉस्टेज कर लेगा अपने 342 के बयान पे कि मैं नहीं दे रहा तो आप फ़ैसला नहीं कर सकते? मेरा नहीं ख्याल कानून ऐसा नहीं है। कानून ये है कि आपको बयान देने का मौका दिया जाएगा, आपको सवालात दिए जाएंगे, आप उन सवालात के जवाब देंगे, आप नहीं देंगे तो जज आपका ख़िलाफ़ फ़ैसला कर सकता है। जो पहली 3 साल की सज़ा हुई उसमें हक़ दिफ़ा ख़त्म किया गया, तो आपने कहा जबकि वकला पेश नहीं हो रहे थे, तो इस दफ़ा उन्होंने हक़ दिफ़ा नहीं ख़त्म किया, उन्होंने डिफेंस काउंसिल लगा दिया कि ठीक है आप अगर ख़ुद अपने वकील नहीं लाते तो रियासत के पास अख्तियार है वो आपका वकील मुकर्रर कर दे और प्रोसिक्यूशन करा के केस मुकम्मल करे। ये तो कहीं कानून में नहीं लिखा कि अगर मुलज़म अपने वकील गायब कर दे, 342 का बयान देने से इनकार कर दे तो फिर फ़ैसला नहीं होगा। उसका इंतज़ार किया जाएगा कि वो कब अपने वकील लेके आएगा, कब 342 का बयान देगा और कब फैसला होगा। तो मेरे ख़्याल में ये किसी ने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कर दी है कि अगर कोई मुलज़म 342 के बयान भी नहीं देगा और वकील भी अपने गायब कर देगा तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा नहीं होगा। मैं इसको ऐसे नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि वकला की गैर हाज़िरी को हाई कोर्ट्स में अपील में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग कानून समझते हैं उनको पता है कि लिमिटेशन का भी एक लॉ है जिसमें 1 दिन की ताख़ीर माफ़ नहीं है, और इसी तरह एब्सेंस फ्रॉम द कोर्ट के हवाले से भी कोर्ट्स का एक है कि अगर आपका वकील एब्सेंट है या वो नहीं आया है तो इसकी अदालत की ज़िम्मेदारी नहीं है, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सैकड़ों जजमेंट्स मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में जिसने भी इमरान खान साहब को बताया, जिसके बारे में बिलावल ने आज कहा कि उन्हें उनके प्लांटेड वकला ने मरवा दिया है, मैं काफ़ी मुत्तफ़िक हूँ बिलावल से कि ये जो प्लांटेड वकला थे उन्होंने उनका लीगली केस इतना कमज़ोर कर दिया है कि ये एक फ़ॉल्स होप है कि आगे उन्हें कोई रेमेडी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट एब्सेंस ऑफ द कोर्ट या लिमिटेशन दोनों सूरतों में कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं होती। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका वकील अदालत में मौजूद हो और आपने अदालत से ताउन करना है। मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता कि ये कोई उनको आगे कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकेगा। और इस जज बशीर के बारे में तो आप इमरान खान साहब की तारीफ़ें जितनी वो करते थे इस जज के बारे में कि बेहतरीन जज हैं,
कमाल के जज हैं, इंसाफ करते हैं। आधे आधे घंटे के खुतबे मौजूद हैं खान साहब के जज बशीर के बारे में। तो मेरे ख्याल में जज पर एतमाद के हवाले से भी पूरी राय मौजूद है, और एक ऐसा जज जिसके बारे में आपकी राय इतनी पॉजिटिव थी, उससे 14 साल की सज़ा पर तो आपको वैसे अपील दायर ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कहते थे इससे बेहतर जज तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि कुछ आगे हो सकेगा। आमिर साहब को लगता है ये एक सियासी दंगल है। मुझे लगता है कि हर सियासी दंगल जो है वो कानून के दायरे में लड़ा जाता है, और उसके कानूनी तकाजे ज़रूर होते हैं जब तक कि मार्शल लॉ ना लग जाए। तो अगर आप कानूनी गलती करेंगे तो आप सियासी दंगल भी हार जाएंगे। इमरान खान ने कानूनी गलतियों के करते करते सियासी दंगल हारे हैं। क्यों आमिर साहब? हाँ मुज़म्मिल, देखें, मैं इस बात में थोड़ी सी आपकी सिर्फ ये तब्दीली करूँगा कि हर सियासी दंगल जो है वो कानून के दायरे में नहीं पाकिस्तान में कभी लड़ा गया। वो कानून को अब बुनियाद बनाकर ज़रूर लड़ा गया या कानून का सहारा लेकर ज़रूर लड़ा गया, लेकिन वो कानून के दायरे में रहकर नहीं लड़ा गया। पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी फ़ैसला हुआ है, जी आप 88 से शुरू कर लें, अभी तक आ जाएं, मुझे कोई इंडिविजुअल एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई दो फैसले किसी भी हुकूमत के बारे में एक जैसे हमने नहीं देखे हैं। एक हुकूमत के बारे में कभी कुछ फ़ैसला होता है, खा वो 8वीं तरमीम के तहत बर्खास्त हुई हो, और दूसरी हुकूमत के बारे में कुछ होता है। एक आदमी को आप ताहयात नहल कर देते हैं, फांसी की सज़ा तक उसको दिलवा देते हैं अदालतों से, और बाद में पता चलता है कि भैया कौन सी हाईजैकिंग और कौन सा गुनाह उसने किया था और कौन सा उसने जुर्म किया था। तो ये कानून को इस्तेमाल करने की बात है। ये कानून के दायरे में रहकर अगर ना होता तो पाकिस्तान की तारीख़ बहुत मुख्तलिफ होती, और इस वक्त की सियासी सूरत हाल भी बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन जहाँ मैं आपके साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ जी कि सियासतदानों को अपनी सियासी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भी कानून, जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ कानून को इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से उनको भी वो सियासी लड़ाई लड़ने के लिए कानून को अपने हक़ में इस्तेमाल करने का गुर आना चाहिए, और उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो उसी कानून को अपने हक़ में इस्तेमाल रखें। और ये गुर या ये काबिलियत जो है वो यकीनन हमें सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, ये PTI के वकला में हमें नहीं नज़र आई। हाँ वो बल्ले के निशान वाला केस हो, हाँ वो ये तोशाखाना वाला केस हो, उनकी वकला की टीम की नालायकी जो है वो मेरा ख्याल है वो उसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस हैं तो प्रोग्राम को जारी रखें। प्रोग्राम ख़बर और तजिया में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के पेचीदा सियासी सफ़र में आज एक और संग मील पार हुआ, जिसमें एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को उनकी अहलिया समेत 14 साल कैद बामशक्कत सुनाई गई। उन पर लगभग 1.5 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, और उनको आइंदा 10 साल के लिए किसी भी सरकारी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एक और ख़बर जो बायसे तशवीश है इस वक्त, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल से है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के भी अहलकारों को मदऊ किया गया है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है पार्टियों के कैंपेन्स के ऊपर भी हमले हुए हैं, उसमें हलाकतें भी हुई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, फायरिंग हुई है, इस तरह की रैलीज़ के ऊपर बम धमाके हुए हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों पर भी हमले किए गए हैं। आज बाजौड़ में PTI के एक नौजवान कैंडिडेट को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। तो ये बड़े एक तसलसल के साथ इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं। देखना ये है, और मुज़म्मिल आप मेरी मुआवनत करें इसमें से, कि ये कहा जाता है कि नहीं, अब एक हफ़्ता आज से 8 दिन बाद पोलिंग होगी, तो अब ये तो मुमकिन शायद नहीं लग रहा कि इंतखाबात में कोई अल्तवा हो सकता है, लेकिन क्या पोलिंग डे इस सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतासिर हो सकता है, और अगर हाँ तो किस हद तक? जी मुज़म्मिल। यकीनन KP और बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो वाक़यात हुए, जैसे मच में भी हुआ है और बाजौड़ में जो हुआ है, उस हवाले से
तशवीश तो अपनी जगह मौजूद है। कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुलाया है, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि अब इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, फ़ौज बढ़ाई जा सकती है, FC बढ़ाई जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को, पोलिंग डे को पुरअमन रखने के लिए मज़ीद सख्त मैज़ लिए जा सकते हैं और चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। जो भी हमने रास्ता निकालना है सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए, जो भी मैज़ लेने हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए लेने हैं। इलेक्शन डिले करने के लिए कोई मैयर अब नहीं लिया जा सकता, मैं समझता हूँ। हाँ, यकीनन वहाँ फ़ौज की तादाद बढ़ाई जा सकती है, पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, वोटर्स की और पोलिंग बूथ्स की सिक्योरिटी पे इजाफ़ा किया जा सकता है, कैंप लगाने से रोका जा सकता है, रश करने से रोका जा सकता है ताकि कम वाक़यात हों। कोई नए SOPs बनाए जा सकते हैं कि आपने कैसे आना है, कैसे पोलिंग होगी और पोलिंग स्टेशन पे कोई जमघटे ना हों, और सिक्योरिटी कैसे, वॉक थ्रू गेट्स, कैमरा, जो और बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन होना है, उसको पुरअमन करने के लिए जो भी वसाइल चाहिए, जो भी तरीक़ाकार है वो ढूंढना ज़रूर होगा। अच्छा किया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों को भी बुलाया है, वज़ीर दाखिला को भी बुलाया है। कल वहाँ पर सारी सिचुएशन के बाद एक नया रोड मैप बन जाएगा, लेकिन इलेक्शन होंगे अलबत्ता, और जो जिन इक़दामात की ज़रूरत है वो इलेक्शन कमीशन को ज़रूर उठानी चाहिए। राइट। तो अंबर, पोलिंग डे की सिक्योरिटी पर मुज़म्मिल ने बात की अभी, लेकिन पोलिंग डे में अभी आज के बाद भी हफ्ता भर का वक्त बाकी है, और ये वो वक्त है जो कि एक ऐसी ख़ास तौर पे एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो कि बहुत से लोगों का कहना है कि बड़ी देर से शुरू हुई और उसने थोड़ा सा ज़ोर पकड़ने में बड़ी देर भी लगाई। तो ये हफ्ता तमाम सियासी जमातों के लिए, ख़ास वो आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात की हिमायत से इलेक्शन लड़ रहे हों या किसी एक सियासी जमात के सिंबल पर लड़ रहे हों, ये एक हफ़्ता बहुत ही अहम हफ्ता है। और जो हमने हमले भी देखे हैं वो इसी तरह के इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं उस दौरान ही हमने ये हमले होते देखे हैं। तो क्या नज़र आ रहा है अभी तक जिस नौइयत के हमले हमने देखे हैं और जो इनमें शिद्दत हमें नज़र आई है, आपको लगता है यही हमें देखने को मिलेगा अगले एक हफ़्ता भर, या कल के इजलास के बाद कोई ऐसा लाया अमल तैयार किया जा सकता है जिससे इस अगले हफ्ते में कम से कम जो मैदान में उतरे हुए हैं लोग, सारे के सारे खिलाड़ी, उनको निस्बतन बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके? आमिर साहब, ये बहुत अफसोसनाक, आज भी एक नौजवान उम्मीदवार कत्ल भी हुआ, मगर साथ साथ ये छोटे सतह पर हमले भी हो रहे हैं, तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का, मैं कहूँगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंस दैट्स टेकिंग प्लेस। दहशतगर्दों की तरफ से, नामालूम अफराद की तरफ से, आपस में क्लैशेस की वजह से एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आपस में भी टकराव हुआ था। तो मैं कहूँगी कि अब इसका अगर हम मवाजना करें 2013 के इंतखाबात से, तो उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर तशद्दुद हो रहा था और उस पर अटैक्स भी कई सियासी जमातों पे हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। उस पैमाने पर तो नहीं हो रहे, लेकिन MQM हो गया, ANP हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, अभी भी आप देखें, चाहे और उसका आप जोग्राफिया भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान में हुआ, ये वाक़यात ज़्यादा पेश आ रहे हैं, चाहे नामालूम अफराद की तरफ से हों, आपस में झगड़ों की वजह से हों, या दहशतगर्द हम मुबैना तौर पर दहशतगर्द हमलों की तरफ से की वजह से हों। तो अगर 2013 में काबू नहीं पाया गया, अगर 2018 में भी हमने देखा कि ANP के हारून बिलोर को मारा गया, तो हम कितनी सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं? ख़तरा तो यही है ना। और ये इंतखाब और कितनी उम्मीद, हाँ, और कितनी उम्मीद रखी जा सकती है इससे? बिल्कुल। देखिए, ये क्योंकि इंतखाबात, हर इंतखाब में, हर जनरल इलेक्शन में इस किस्म के कुछ ना कुछ क्लैशेस तो होते रहते हैं। कोई इसमें कोई इतनी अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा चार्ज भी है इसमें एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से मुझे खदशा है कि सिर्फ दहशतगर्दी की वजह से नहीं, या आपस के क्लैशेस की वजह से भी और नामालूम अफराद की तरफ से भी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो आई एम वेरी अफ्रेड, लेकिन मुझे जी
राइट अमर, आपका यही नुक्ता जो है ना, ये मैं मुज़म्मिल के सामने रखना चाहूँगा कि दहशतगर्दी के वाक़यात अपनी जगह पर, ये नामालूम अफराद की तरफ से सियासी जमातों पर हमले एक तरफ, लेकिन सियासी जमातों के आपसी तलखी भी हमें नज़र आ रही है, जिसने एक आध दफ़ा यहाँ पर पुरतशद्दुद रास्ता भी पकड़ा है। तो इस चीज़ का कितना ख़तरा मुज़म्मिल आप देख रहे हैं 8 फरवरी को? नहीं, मुझे इसका कम ख़तरा लगता है और दहशतगर्दी का और नामालूम लोगों वाला ज़्यादा लगता है। अच्छा। और मुझे लगता है कि सियासी जमातें अक्सर पोलिंग डे पर, ठीक है आप पूरे मुल्क में को तो इस तरह बिल्कुल इसको कहते हैं वायलेंस फ्री इलेक्शन तो अभी पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं किसी न किसी हलके में वायलेंस हो जाता है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर मुल्क में कितने हलकों में हो रहा है और कंपैरेटिव एनालिसिस में वायलेंस कितना है, तो उस रेशो पर ही बात हो सकती है। अगर 2 हलकों में हुआ है, 3 हलकों में हुआ है और 260 हलके पुरअमन रहे हैं, तो वो तो फिर और बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म ज़रूर एक बड़ा है और मेरा ख्याल है टेररिस्टों ने भी इलेक्शन को अपने लिए एक मौका समझा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि इस वक्त चूँकि एक्टिविटी ज़्यादा है और वो अपने टारगेट को सिलेक्ट करके कुछ जमातों को निशाना बना रहे हैं, कुछ जमातों को नहीं बनाया जा रहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किन जमातों को दहशतगर्द की तंजीमें ज़्यादा निशाना बना रही हैं और किस जमात को जो है वो इस हवाले से इम्यूनिटी हासिल है और उनको कवर मिल रहा है। तो इससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसके पास अमन है और कौन निशाने पर है। ठीक है मुज़म्मिल, वक्त हमारे पास ख़त्म है। अब इंतज़ार है कल इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर क्या फ़ैसले किए जाते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब कुछ बात करते हैं दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने अपने एक कोर कमेटी का इजलास भी तलब किया था और फैसला किया है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस दोबारा से होंगे। मुज़म्मिल, यानी कि इसका मतलब है कि सपोर्ट का जो फैसला था वो दुरुस्त था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान गई। देखिए, फैसला उनके पास मानने के अलावा ऑप्शन नहीं था। अगर उन्होंने आगे पाकिस्तान में सियासत करनी है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, आगे बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं, सेनेट के इंतखाबात होने हैं, कम उनके आज़ाद अरकान अगर जो जीतते हैं वो सेनेट में उनके नुमाइंदगान को वोट डाल सकते हैं, फिर आगे बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, फिर आगे पार्टी ने मुल्क में सियासत करनी है तो पार्टी को अपना इलेक्शन सिंबल, अपनी रजिस्ट्रेशन बहाल करानी है इलेक्शन कमीशन से और उसके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करानी है। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराते तो पार्टी की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, देयर विल बी नो पीटीआई। तो ये ट्रेन उन्होंने मिस की है अपनी हमाकतों से। आई होप वो एक फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, उनको अपने क्राइसिस का अंदाज़ा होना चाहिए। ऐसे में एक फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही पीटीआई को अगले किसी क्योस से बचा सकता है। उनके पास अभी आगे सेनेट का इलेक्शन है, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इस मुल्क में, फिर आगे 2024 में ही हम बल्दियाती इंतखाबात भी देख रहे हैं पंजाब में बिलखसूस। तो देर आर मैनी पॉलिटिकल इवेंट्स जो आगे अनफोल्ड होने हैं, फिर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। अगर वो अपने आप को बहाल करा लेते हैं तो वो ज़िमनी इंतखाबात में अपने लोगों को टिकट दे सकेंगे, बल्ले का निशान दे सकेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक फैसला किया है, लेकिन उन्हें इस पर हाशअप नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि ऑल आइज़ आर ऑन देम, लिहाजा एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के उन्हें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। आमिर साहब, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया है कि मामलात कितने संजीदा है। तवातुर से कन्विक्शंस हो रही हैं, फैसले सुनाए जा रहे हैं, सिंबल भी छिन गया। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसकी फैसले पर बहुत एतराज़ था, अब वो बिलाखिर करा रहे हैं। तो ये एहसास एक फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपको लगता है नजर आएगा, या इतने अगर इफ दे वांट टू स्टे इन द गेम?
अमर देखिए, ये मैं इसको ना जमहूरी अमल जो है उसकी एक स्ट्रेंथ समझता हूँ कि अगर उस अमल को आप जारी रहने दें ना, तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर निकलती है। एक ऐसी सियासी जमात जिसके रहनुमा और उनके बानी और एक मकबूल लीडर, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो बड़े मकबूल हैं पाकिस्तान के अंदर, जो उनका ये रवैया था ना कि उनके सामने कोई कानून नहीं खड़ा रह सकता, किसी और की सियासत नहीं खड़ी रह सकती, किसी किस्म के सियासी आदाब उनके लिए अहम नहीं हैं। अब देखें किस तरह से उनको नज़रसानी करनी पड़ रही है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी उन्हें शायद एक खदशा था कि अगर वो एक बाकायदा इलेक्शन अपनी पार्टी के अंदर कराते हैं तो जिस तरह से अब कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं उनके ऊपर कि उनके वकील जो हैं वो असल में प्लांटेड वकील हैं, उसी तरह से हो सकता है कि कोई ऐसा प्लांटेड कैंडिडेट उनकी पार्टी के अंदर घुस आए और उसको वोट भी मिल जाए उनके अंदर पार्टी से, जिसको वो किसी अहम ओहदे के ऊपर फायज होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसीलिए उन्होंने खामोशी से और बड़ी ही जल्दी के अंदर चंद घंटों के अंदर कि चमकनी नामी किसी जगह के ऊपर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। लेकिन अब मेरा ख्याल है उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि जैसे मुजम्मिल कह रहे थे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी का एक हिस्सा, उसमें एक फैक्टर, उसका एक अंसर बनना है, उसका एक प्लेयर रहना है, तो फिर इस तरह से वो एक मुतकब्बर और मगरूर तरीके से पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, जैसे भी हैं जी, और जिस तरह से भी उनके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता, उसको यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते सिर्फ इस मफरूज़े के ऊपर कि वो इतने हरदिल अज़ीज़ और इतने मकबूल है पाकिस्तान के अंदर कि उनके सामने किसी कानून और किसी चीज़ की हैसियत ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है जी, वो हो रहे हैं। आई विश कि वो हमें होते हुए नज़र भी आएँ। आई विश कि उससे पार्टी के अंदर मजबूती आए और वो तमाम उम्मीदें जो हैं वो पूरी कर सके जो पाकिस्तान के एक तबके ने उनसे लगाई हुई हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशाइंद खबर है। अंबर खुशाइंद खबर है, लेकिन मुज़म्मिल, इसका क्या ये मतलब है कि एहसास कुछ हो गया है कि एक सियासी जमात इदारों से बालातर नहीं है? नहीं, कानून से बालातर नहीं। कानून से एक बालातर सियासी जमात कानून से बालातर नहीं है, कानून से बालातर नहीं है। और सियासी जमात का सबसे पहला असूल ही कानून की अमलदारी होता है। सियासतदान का भी पहला असूल कानून की अमलदारी होता है। सियासतदान कोई रेड लाइन नहीं होता, सियासतदान तो सबसे सॉफ्ट लाइन होता है और उस सॉफ्ट बैली होता है। तो यहाँ सियासतदान को रेड लाइन बनाने का, सियासी जमात को कानून से मुबर्रा बनाने के जो हमने तजर्बात किए हैं वो नाकाम हुए हैं। और ये साबित हुआ है कि सियासी जमात और सियासतदान दोनों ही कानून के ताबे अपनी ज़िंदगी गुजारें तो ही उनकी लंबी ज़िंदगी हो सकती है, लंबी सियासी ज़िंदगी हो सकती है। और आखिरी सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगी कि आप खदशा कितना सेहतमंद है, ये खदशा कि कोई प्लांटेड कोई बन जाएगा सरबरा, क्योंकि आपस में हमने लड़ाइयाँ भी देखी, इल्ज़ामात भी बहुत देखे, चाहे फैसल बावड़ा हो, चाहे मरवत साहब हों। जो भी बन जाए, इस वक्त तहरीक इंसाफ को ये देखना चाहिए कि उसके कारकुनान जो वो कहते हैं कि हमारे पास 8.5 लाख कारकुनान हैं, रजिस्टर्ड वोटर है, जिसके पास भी उनका एतमाद है उसको वो बन जाए तो तहरीक इंसाफ की ज़िंदगी है। इस वक्त उनके लिए अफराद से ज़्यादा सियासी जमात कीमती होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि उन्हें एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए जो बाकी सियासी जमातों के लिए एक एग्ज़ाम्पल हो। अगर उनके पास 8.5 लाख वोटर है, वो इंतज़ाम करें कि वोट एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन को दिखा सकते हैं, इदारों को दिखा सकते हैं। जो भी बन जाए वो विल ऑफ द उनके कारकुनों के विल से बनेगा। ठीक है आमिर साहब, अगर 8.5 लाख कारकुनान है, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है, तो फिर प्लांटेड एक सरबराह कैसे बन सकता है? नहीं जी, मैं पहले भी कहा ना, उनको खदशा, ये उनका पैरानोया था। मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आप एक आध बंदा इस तरह का ऐसे घुस भी आए और कोई बड़ी, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं ऊंच नीच की जा रही है सियासत के साथ, अगर कोई बड़ा ज़ोर भी लगा ले कोई रियासती इदारा उसके अंदर कोई अपना बंदा घुसाने के लिए, बहरहाल तहरीक इंसाफ ने जिस कल्चर में जन्म लिया है और जिस तरह से वो उभरी है, वो इमरान खान की जगह उस पार्टी के अंदर, जब तक इमरान खान मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ में इमरान खान
की अपनी जगह कोई नहीं मिल सकता। और ये एक मजबूती सियासी रहनुमा में होनी चाहिए कि उसको इस किस्म के पैरानॉइड ख्यालात जो हैं और इस किस्म के खदशात को खामखा ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। दैट इज़ वाई आई विश PTI द बेस्ट ऑफ लक उनके अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो यही हमें एक इशारा मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज स्टिल इन द गेम और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और दोनों जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं उनका ख्याल है कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो खदशात है कि कोई प्लांटेड सरबराह बन जाएगा वो उस पर कोई सेहत है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। मुज़म्मिल सुहरावर्दी, अंबर शम्स, मेरे अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।